Hello everyone, I'm Saket Vajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome बच्चों, welcome to the second lecture of Moving Charges and Magnetism. Basically इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. हम लोगों ने अब तक क्या जाना? हम लोगों ने अब तक ये जाना है कि चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो वो क्या क्रिएट करता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस साउंड कर रहा है कि जिस वायर में, है ना, वायर के अंदर क्या क्या, क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना. एक मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो वो भी तो एक चार्ज पार्टिकल है. तो अगर एक चार्ज पार्टिकल के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो एक वायर के कारण जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो होगी ही होगी, है ना. तो वही यहां पर देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक करंट्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, है ना. इनके बीच में एसोसिएशन हम लोग देखेंगे. सिंस अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, इट फॉलोज दैट अ करंट ऑफ चार्ज ऑल्सो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है. द मैग्नेटिक फील्ड दैट सराउंड्स अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अरेंजिंग एन assortment of compasses around a wire and passing a current through it. ये आप देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट है यहाँ पर वायर इस तरीके से है और यहाँ पर क्या हो रहा है, वायर में करंट फ्लो करवाया गया और इस कॉम्पस को, है ना, अलग अलग जगह पर मूव कराया गया. या आप ऐसे सोच लीजिए कि हम लोग अमीर हैं, हमारे पास ढेर सारे कॉम्पस है, तो हम लोगों ने इतने सारे कॉम्पस को इस तरीके से रख करके अरेंज कर दिया, है ना. तो वही यहाँ पर किया गया, अराउंड अ वायर एंड पासिंग अ करंट थ्रू इट. द कॉम्पस नीडल लाइन अप विद द मैग्नेटिक फील्ड. अब अलग अलग नीडल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में लाइन अप हो रहे थे, ऐसा हम लोगों ने देखा, है ना. जब भी आप इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि कॉम्पस नीडल जो है अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, लाइन अप हो रहे हैं. और देखिए क्या लिखा है, और लिखा है द कॉम्पस नीडल लाइन्स अप विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट एंड दे शो द फील्ड टू बी अ पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द वायर. मतलब अगर इन सारे कॉम्पसेस को ना ऑलमोस्ट सेम रेडियल डिस्टेंस पर रखे ना हम लोग, और इन नीडल्स को टेंजेंट मानते हुए हम लोग अगर ज्वाइन करें तो एक सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा था, है ना. और वही यहां लिखा है दे शो द फील्ड टू बी ए पैटर्न ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अबाउट द वायर. मतलब वायर का जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको सेंटर मान करके यहां पर इस तरीके से सर्कल्स बन रहे थे. द कॉम्पस नीडल टर्न अराउंड, यहां पर ये भी लिखा है व्हेन द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन. जब हम लोग इस वायर में पहले मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो करा रहे थे, अब मान लीजिए हम लोग पलट दिए ना, ये करंट के फ्लो की डायरेक्शन को पलट दिए, तो क्या हो गया, व्हेन द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन द कॉम्पस नीडल्स टर्न अराउंड, ये फ्लिप कर जाते हैं ना, शोइंग दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ऑल्सो. दिस इज द इफेक्ट दैट अर्स्टेड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम, है ना. अर्स्टेड का नाम आपने सुना था पिछले लेक्चर में. उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया था बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और उनका यही एक्सपेरिमेंट था क्लासरूम में, जिसका फोटोग्राफ भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था. और यहां पर देखिए आयरन फाइलिंग्स को अगर इस तरीके से स्प्रेड कर दिया गया था ना, तो जब इस वायर में करंट प्रोड्यूस करी गई तो देखिए आयरन फाइलिंग्स अपने आप को रीअरेंज करके कैसा पैटर्न बना लिए. आप देख पा रहे हैं, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे जरूर. चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग बायोट सैवर्ट लॉ पर. ये जो लॉ है ये एक्चुअली दो अलग अलग लोगों के नाम पर रखा गया है. एक बायोट थे और एक सैवर्ट थे, और इन्होंने मिलकर के एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया डीबी वेक्टर बराबर जो यहां पर लिखा है इन 1820. तो चलिए इस लॉ को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. मान लीजिए कि हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, किसी भी रैंडम शेप की रहे. अगर मैं उसके छोटे से एलिमेंट डीएल वेक्टर को देखूं, है ना, लेट अस से कि इस करंट कैरिंग वायर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, और यहां पर मैं किसे देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं एक छोटे से एलिमेंट डीएल वेक्टर को. तो ये लॉ एक्चुअली हमें ये बताता है कि इस छोटे से एलिमेंट डीएल वेक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से अगर मैं एक पी पॉइंट लूं, है ना, सच दैट कि इस डीएल वेक्टर, छोटे से एलिमेंट डीएल वेक्टर के रेस्पेक्ट में इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो, आर वेक्टर हो, है ना. और एक और चीज अपने को यहां पर देखनी है कि ये जो डीएल वेक्टर है ना, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे हासिल करूंगा, यहां पर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो जो भी एंगल थीटा बन रहा है बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर. अच्छा, डीएल वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे,
जिस डायरेक्शन में करंट भाग रहा है ना, उसी डायरेक्शन में हम लोग डीएल वेक्टर की भी डायरेक्शन असाइन करते हैं। तो ये जो डीएल वेक्टर है और जो ये आर वेक्टर है ना, इसके बीच में मैंने एंगल कितना मान लिया, थीटा मान लिया। तो ये लॉ क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ करंट एलिमेंट इज गिवन बाय dB वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 c स्क्वायर I इंटू डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये हमें एज इट इज याद रखना ही पड़ेगा, इसका प्रूफ हम लोग नहीं देखेंगे, है ना। ये एक लॉ है और इसे एक लॉ की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे और एज इट इज इसे हम लोग यूज करेंगे सवालों में। अब जरा देखिए यहां पर कि इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्शन के लिए यहां पर क्या करना है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि अगर आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे ना यूजिंग योर राइट हैंड, तो आप देख पा रहे हो कि आपको अपने फिंगर्स को अलाइन करना होगा ऑन डीएल वेक्टर और उसे कर्ल करना होगा आर वेक्टर के अलोंग, है ना, कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। थंब जो है आपका वो पॉइंट कर रहा होगा किस डायरेक्शन में, इनटू द स्क्रीन। और वही यहां पर दिखाया गया ना, क्रॉस यहां पर क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैसा है, इनटू द स्क्रीन है। इसी तरीके से आपको एक और बात समझ में आ रही होगी कि अगर मैं कोई Q पॉइंट यहां पर लेता है ना, तो अब क्या होता, अब डीएल वेक्टर तो वही होता, लेकिन आर वेक्टर जो है अब कैसा हो जाता, आर वेक्टर देखिए कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो इस केस में अगर आप यहां पर क्या करते, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करने की कोशिश करते, तो देखिए डायरेक्शन कैसी आ रही है, डायरेक्शन आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउट ऑफ द स्क्रीन होगी। तो ये रहा वो तरीका जिस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है ये बात। अब आते हैं और देखते हैं यहां पर कि डीएल वेक्टर क्या था, लेंथ वेक्टर ऑफ द करंट एलिमेंट था। आर वेक्टर क्या था, वेक्टर ज्वाइनिंग द करंट एलिमेंट टू द पॉइंट P था। और यहां पर एक टर्म कांस्टेंट इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा, 1/ε0 c स्क्वायर, है ना। ये जो 1/ε0 c स्क्वायर है वो क्या है, वो कहलाता है एक्चुअली म्यू नॉट, जिसका नाम होता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। जिस तरीके से आपने लोगों ने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था ना, परमिटिविटी कहलाता था वो, तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर, मैग्नेटिक वर्जन है उसका, और वो कहलाता है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, जिसको हम लोग और डिटेल में समझेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। आपको याद होगा कि मैंने आपसे वादा किया था पहले चैप्टर में कि एप्सिलॉन नॉट आपको थोड़ा देर बाद समझाऊंगा, तो आपको वो भी मैंने बताया था किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में वहां पर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन का रोल आता है। तो उसी तरीके से मैं फिर से आपसे वादा करता हूं कि अभी म्यू नॉट आप एज इट इज समझ लीजिए कि वो क्या है, एक कांस्टेंट है। अगले ही लेक्चर में, अगले ही चैप्टर में इनफैक्ट हम लोग समझेंगे कि ये म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर क्या होता है, और किसी मीडियम के लिए म्यू क्या होता है। क्लियर है ये बात। तो यहां पर देखिए, यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि म्यू नॉट है ना, ये जो 1/ε0 c स्क्वायर है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू भर दें, एप्सिलॉन नॉट कितना होता था, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। c कितना होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो कि होता है अप्रोक्सीमेटली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर यहाँ पर आप वो सारी वैल्यू भरेंगे ना, तो ये म्यू नॉट कहलाएगा और उसे कहेंगे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और उसकी वैल्यू आती है 4π इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये एक और चीज है जो आपको याद रखनी है अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए थोड़ा छोटा हो गया और वो क्या बन गया, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो मेरा सजेशन है कि आप ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा ना, ये थोड़ा सा सिंपल है याद रखना। और साथ ही साथ आप एक और चीज देख सकते हैं कि अगर सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देख लेते हैं ना, वो प्रोडक्ट लेकर के ना, क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप सोचिए मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आई डीएल क्रॉस आर, मतलब आई इंटू डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, है ना। तो यहां पर देखिए ऊपर एक आर आ जाएगा, नीचे आर क्यूब है, तो एक आर कैंसिल आउट होकर के ये आर स्क्वायर में तब्दील हो जाएगा। तो बेसिकली ये भी आप याद रख सकते हैं कि डीबी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो एज मैग्नीट्यूड मेरा सजेशन ये है कि आप इसे याद रखिए, और एज एंटायर फॉर्मूला आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर है ये बात।
और डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा। यहाँ पर थीटा के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा बच्चों। यहाँ पर थीटा क्या होता है, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे इस केस में डीएल वेक्टर कैसा था, डीएल वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में था और आर वेक्टर इस डायरेक्शन में था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हम लोगों ने बोल दिया, थीटा बोल दिया। अगर बच्चों करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता, मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता, तो हम लोग डीएल वेक्टर इस डायरेक्शन में लेते, आर वेक्टर तो अभी भी यही रहता, तो हमारा थीटा अब ये वाला हो जाता है ना, इससे हम लोग अब नया थीटा कहते। तो बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान देना है और ये टॉपिक जो है बहुत इजी लगेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नोट पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। Direction of the field is perpendicular to the plane containing the current and the point P according to the rules of cross product। बिल्कुल सही है। हम लोगों ने क्या देखा था कि मान लीजिए कि ये हमारा करंट कैरिंग वायर था, है ना, उसमें हम लोगों ने छोटा सा एलिमेंट लिया डीएल वेक्टर। अब जिस पॉइंट P की हम लोग बात कर रहे हैं ना, उस पर फोर्स वहां पर जो फील्ड है ना, वहां पर जो फील्ड आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से इनटू द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, है ना। तो मतलब कि आप ऐसे सोचिए कि ये आर वेक्टर और किसके, और इस डीएल वेक्टर दोनों के ही क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। मतलब अगर हम लोग एक ऐसा प्लेन बनाए जो इस वायर और इस पोजीशन वेक्टर दोनों को कवर कर रहा है, तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये फील्ड आ रही है। क्लियर है ये बात? तो वही बात यहां पर लिखी हुई थी कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द करंट एंड द पॉइंट पी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब आते हैं अगले नोट पॉइंट पर, और अगला नोट पॉइंट कह रहा है Biot-Savart law for the magnetic field has certain similarities as well as differences with the Coulomb's law for electric field। आइए देखते हैं कि इन दोनों फील्ड में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, ना, ये ध्यान दीजिएगा ये कौन सी फील्ड के बारे में बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम लोग सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट है बोथ आर लॉन्ग रेंज, है ना, दोनों ही जो है वो काफी लंबे दूरी तक के लिए एप्लीकेबल है ना, क्योंकि आर जो है वो इंफिनिटी तक को जा सकता है। जब आर इनफाइनाइट हो जाएगा तब हम लोग कहेंगे कि फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, टेंडिंग टू जीरो हो रही है। बोथ आर लॉन्ग रेंज सिंस बोथ डिपेंड इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहां पर हम लोग फील्ड निकालना चाहते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाइज टू बोथ फील्ड्स। जैसे याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी पॉइंट P पर नेट फील्ड कैसे निकालेंगे, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, जितने भी दुनिया भर के चार्जेस थे सबके कारण फील्ड का हम लोग वेक्टर एडिशन कर देते। तो वो सारी चीजें यहां पर भी वैलिड है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, है ना, वहां पर वो चार्ज Q की वजह से प्रोड्यूस होता था, नेमली द इलेक्ट्रिक चार्ज। द मैग्नेटिक फील्ड is produced by a vector source IDL, है ना, और यहां पर हमारे को दिख रहा है कि वो IDL ये वेक्टर एक होता था, है ना, IDL क्रॉस R हम लोग करते थे ना, तो यहां पर IDL वेक्टर को क्या कहते हैं, बेसिकली करंट एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि DL सिर्फ अगर लें तो DL क्या हो गया, वो एक एलिमेंट हो गया ऑन द वायर, लेकिन अगर I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये IDL वेक्टर ओवरऑल क्या क्वांटिटी बन जाता है, ये करंट एलिमेंट बन जाता है ना। तो ये एक वेक्टर है ऑब्वियस है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वहां पर प्रेजेंट करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो IDL के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहां पर ये प्रोड्यूस होता है किसके कारण, एक वेक्टर सोर्स के कारण, जिसे हम लोग IDL कहते हैं। क्लियर है ये बात? थर्ड पॉइंट है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। बिल्कुल सही बात है, जब वहां पर क्या होता था, एक चार्ज होता था, एक पॉइंट P होता था, तो या तो फील्ड जो है वो इस लाइन के अलोंग होती थी या इसके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती थी, है ना। अगर Q से P की तरफ मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाऊं तो जो फील्ड है या तो वो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग होती थी या उसके एंटी पैरेलल होती थी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। पॉजिटिव होता था तो उसी के अलोंग हो जाती थी। तो यहां पर वही लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जॉइनिंग द सोर्स एंड द फील्ड पॉइंट। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो ऐसा नहीं था।
मैग्नेटिक फील्ड में क्या था? द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड द करंट एलिमेंट आई डी एल। क्लियर है ये बात? आखिरी पॉइंट देखते हैं। देयर इज एन एंगल डिपेंडेंस इन द बायोट-सावर्ट लॉ व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक केस, है ना। वहां पर सिंपली फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वहां पर तो कोई एंगल का चक्कर नहीं था क्योंकि वो या तो रेडियली आउटवर्ड होगी या रेडियली इनवर्ड होगी, लेकिन यहां पर एंगल का भी एक फैक्टर इंक्लूडेड है। चलिए बच्चों, इतनी थ्योरी के बाद अब समय आ गया है एक सवाल देखने का। सवाल है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a 1 centimeter piece of wire at a point 200 centimeter northeast from the piece। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो चलिए मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये बना करके कि मैंने डायरेक्शंस कैसे मानी है। अब यहां पर लिखा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में कोई वायर था, है ना, और साउथ से नॉर्थ की तरफ मतलब इस डायरेक्शन में करंट कितना फ्लो कर रहा था? 10 एम्पियर। और इस वायर के कितने से पीस की बात हम लोग कर रहे हैं? 1 सेंटीमीटर पीस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीजें हमें मिल गई? आई की वैल्यू मिल गई, है ना, कितनी है वो? 10 एम्पियर। फिर डीएल मिल गया अपने को। डीएल का मैग्नीट्यूड कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर, मतलब बेसिकली 1/100 मीटर्स, है ना। ये दो डेटा मिल गया। इसके अलावा अपने को ये दिया है कि जो पॉइंट है जहां पर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो कितना दूर है यहां से? 200 सेंटीमीटर दूर है। तो बेसिकली आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, अपने को आर की वैल्यू कितनी मिल गई? आर की वैल्यू मिल गई 2 मीटर्स। क्लियर हुई ये बात? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्शन तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं, जैसे कि डीएल वेक्टर तो ये रहा, है ना, ये डीएल वेक्टर है और ये आर वेक्टर है। तो जब आप डीएल क्रॉस आर करेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? ये डायरेक्शन आएगी इनटू द स्क्रीन। क्लियर है ये बात? तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे तो कमेंट ऑलरेडी कर दिया। अब चलिए सिंपली हम लोग क्या निकाल लेते हैं? हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कितना आएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है कि इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर दिया है कि जो पॉइंट है ना जहां पर हमें फील्ड निकालनी है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल एंगुलर बाइसेक्टर पे 45 डिग्री पर। तो ये हमारे को मिल गया। तो चलिए अब सिंपली हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की। तो डीबी बराबर कितना हो जाएगा? डीबी बराबर हो जाएगा μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से μ0 की वैल्यू कितनी भर दे? 4 इंटू 10⁻⁻7। तो 4 से 4 कट जाएगा, बच क्या जाएगा? 10⁻⁻7। फिर आई कितना भर दे? 10। डीएल कितना है? 1/100। साइन थीटा इज साइन 45 इज 1/√2 और आर कितना है? 2 है, तो 2 2 4, है ना। तो यहां से देखिए अपने पास कैलकुलेशन करने के बाद क्या आ जाना चाहिए? डीबी आ जाएगा अपने पास 0 से 1 0 गया और नीचे क्या बन गया? 4√2। क्लियर है? तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो गया? 1/4√2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 और डीबी यहां पर आया है। तो हम लोग सब कुछ ऐसा यूनिट में रखे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में आएगा? टेस्ला में आएगा। तो इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो डीबी की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻9 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी इनटू द स्क्रीन, या फिर अगर हम लोग डायरेक्शंस जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है उसके टर्म्स में बात करें तो ये डायरेक्शन आ जाएगी डाउनवर्ड। क्लियर है ये बात? मैंने डाउनवर्ड क्यों कहा? क्योंकि आप देखिए कि जब भी हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते हैं ना तो वो किस प्लेन में होता है? वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। तो अगर ये इनटू द प्लेन आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? डाउनवर्ड हो जाएगी। ऑलराइट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
करंट इन अ स्ट्रेट वायर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो M से लेकर के N तक ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट लेटर से कि I फ्लो कर रहा है ना। अब इस वायर की वजह से हम लोग इस P पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और अपने को दिया हुआ है कि P से इस वायर की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, वो D है। और साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि ये जो एंगल है M से, मतलब कि एंगल NMP और एंगल MNP है ना, बेसिकली ये दोनों दिए हुए हैं। जैसे एंगल NMP कितना है, θ1 है, एंगल MNP कितना है, पाई माइनस θ2 है ना, मतलब कि ये जो बाहर वाला एंगल है वो एक्चुअली अपने को θ2 दिया हुआ है। तो बच्चों मैं एक आपको बात बता दूं, आप थोड़ा अगर घबरा रहे हो कि अरे बाप रे फिर से बड़ा सा इंटीग्रेशन वाला डेरिवेशन आ गया, तो मैं आपको बता दूं उतना घबराने की इस बार जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, उसमें क्या होता था कि हर एक एलिमेंट के कारण हो सकता था कि डायरेक्शन अलग अलग आती थी। लेकिन इस बार आप कोई सा भी एलिमेंट देखिए, मान लीजिए ये एलिमेंट ले रहा हूं, चाहे ये एलिमेंट ले रहा हूं, इन दोनों ही एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड भले अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या आएगी, वो इनटू द स्क्रीन ही आएगी। तो इसीलिए सबसे बढ़िया बात इस बार क्या है, इस बार चाहे तो आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए इस वायर में, हर एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, सेम आएगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें कोई एक एलिमेंट लेना है, उसके कारण फील्ड निकालनी है और उसको क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है ये बात। और जब डायरेक्शन की टेंशन ही नहीं रही तो बस मैग्नीट्यूड निकाल करके सारे के सारे मैग्नीट्यूड को स्केलर की तरह हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलिए तो देखिए मैंने यहां पर क्या करा है, मैं गया किसी L डिस्टेंस ऊपर O से, और वहां से फर्दर में कितना और ऊपर चला गया, और मैं फर्दर DL डिस्टेंस और ऊपर चला गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है DL लेंथ का एक मुझे करंट कैरिंग एलिमेंट मिला है ना, और उस करंट कैरिंग एलिमेंट से इस P पॉइंट तक की दूरी को मैं कितना कह रहा हूं, लेट अस से स्मॉल r कह रहा हूं। तो चूंकि DL एलिमेंट इतना छोटा है कि मैंने उन दो लाइंस को हटा करके सिंपली एक लाइन से यहां पर शो कर दिया, और ये डिस्टेंस r है और ये वेक्टर क्या कहला रहा है, r वेक्टर कहला रहा है। ठीक है, और फर्दर एक और चीज मैं यहां पर बोल दे रहा हूं कि ये एंगल को मैं कितना कह रहा हूं, थीटा। मतलब कि जो यहां पर आइडियल वेक्टर है ना, उससे r वेक्टर के बीच के एंगल को मैंने कितना कह दिया, मैंने कह दिया उसे थीटा। अब आप देखिए कि डायरेक्शन को लेकर के तो अपने को क्लैरिटी है, तो यहां पर मैं dB सिंपली कितना बोल सकता हूं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो मैं कह ही सकता हूं ना, क्योंकि dl लेंथ है इस एलिमेंट की, एंगल बिटवीन dl वेक्टर एंड r वेक्टर इज थीटा। तो ये सारी चीजें यहां पर एज इट इज आ गई। अब लेकिन एक ही चीज की दिक्कत है कि यहां पर क्या क्या वेरिएबल है, यहां पर देखिए स्मॉल l वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, स्मॉल r वेरिएबल है, तो तीन तीन यहां पर बेसिकली वेरिएबल्स आ गए। और मुझे इंटीग्रेट करना होगा तो मुझे एक ही वेरिएबल राइट साइड में चाहिए, तो इसका मतलब मुझे सब कुछ को चेंज करना होगा किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टर्म में। अब देखिए मेरे को क्या क्लिक कर रहा है कि इस सवाल में θ2 और θ1 बेसिकली दिया है, तो इसका मतलब लिमिट्स भरने में मेरे को हेल्प मिलेगी अगर मैं सब कुछ को थीटा के टर्म्स में ले आऊं। तो मेरी कोशिश अब ये है कि क्यों ना मैं L और R दोनों को ही किसके टर्म्स में ले आऊं, थीटा के टर्म्स में ले आऊं, है ना। तो यहां पर देखिए मैं क्या कर सकता हूं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा। क्लियर है ये बात। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब d अपॉन r, है ना। एक हमारा रिजल्ट तो ये आ गया। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा की खासियत ये है कि वो साइन थीटा के ही बराबर हो जाता है। तो बेसिकली यहां से क्या आ गया, यहां से साइन थीटा की वैल्यू आ गई d अपॉन r। क्लियर है। एक और चीज हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, वो क्या है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो वो हो जाएगा बेसिकली L अपॉन r। अच्छा, cos पाई माइनस थीटा हो जाता है माइनस cos थीटा, है ना। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, तो माइनस cos थीटा की वैल्यू आ गई L अपॉन r। अब साइन और cos को डिवाइड कर देंगे तो अपने को tan ऑफ थीटा मिल जाएगा। तो tan थीटा अपने को कितना मिल गया, tan थीटा मिल जाएगा माइनस d अपॉन L। क्लियर है।
तो देखिए अपने पास कुछ रिलेशंस तो यहाँ पर आ गए, अब इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले मैं एल को चेंज कर सकता हूँ थीटा में, है ना। देखते हैं कैसे। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए था, एक बार एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। मुझे डीएल तो चाहिए ही होगा ना, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल इज इक्वल टू माइनस डी कॉट थीटा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डीएल बराबर कितना आ जाएगा, माइनस डी। अच्छा, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है, कॉट थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, यहां से मेरे पास आ गया डीएल इज इक्वल टू डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर है ये बात। इसके अलावा बच्चों एक्सप्रेशन में देखिए मुझे आर स्क्वायर, है ना, बेसिकली आर भी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा चाहिए था। तो आर एज अ फंक्शन ऑफ थीटा तो मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, डी अपॉन आर। तो आर बेसिकली क्या हो गया, आर हो गया डी कोसेक थीटा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर आर हो गया डी कोसेक थीटा। तो बेसिकली आर स्क्वायर कितना हो गया, वो हो गया डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो मेरे पास अब डीएल भी आ गया और आर स्क्वायर भी आ गया। तो चलिए अब भरना चालू करते हैं, है ना। डीएल की जगह क्या भर देंगे, इसे उठा करके भर देंगे, और आर स्क्वायर की जगह क्या भर देंगे, आर स्क्वायर की जगह इसे उठा करके भर देंगे, है ना। तो चलिए काम चालू करते हैं। हमारे पास जो नया डीबी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल कितना आया था, डीएल आया था डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो लिख देते हैं डी कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, आगे आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय, है ना, कितने से डिवाइड कर दें, आर स्क्वायर कितना आया था, आर स्क्वायर आया था डी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट होती दिखाई दे रही है। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा बेसिकली कैंसिल आउट हो रहा है। तो डीबी बराबर कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे क्या आ जाएगा, आई साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी स्क्वायर में से एक डी चला गया, तो ये बच गया सिंपली डी। तो देखिए सिंप्लीफाई होकर के अपने पास डीबी कुछ ऐसा आ रहा है ना। अब अगला काम क्या करना है, अगला काम इसमें बस अपने को लिमिट पुट करनी है। तो डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा बी, है ना। और यहां पर लिख देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय डी, और इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, है ना। और लिमिट कहां से कहां तक रखेंगे, आइए देखते हैं। लिमिट जो है अपने को दी हुई थी θ1 से θ2, है ना। हम लोग हमेशा एंगल कौन सा लेते हैं, आईडीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का, ना, ये ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने θ1 और θ2 लिया है। तो हम लोग यहाँ पर लिमिट भर देंगे θ1 से θ2 तक। तो अपने पास b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस ऑफ कॉस थीटा θ1 से θ2 तक। तो अब फाइनली यहाँ पर वैल्यू भर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। अब बच्चों मैं आपको एक और सी चीज सिखाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये जो ओपी लाइन है ना, इससे ऊपर कितना एंगल है, लेटस से अल्फा है, उससे नीचे कितना एंगल है, लेटस से बीटा है ना। तो यहां पर हम लोग अल्फा बीटा θ1 और θ2 इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस θ2, है ना। तो ये अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस ऑफ दिस एंगल, है ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो यहां लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस θ2। तो यहां से अल्फा कितना आ गया, अल्फा आ गया हमारे पास θ2 माइनस कितना, माइनस पाई बाई 2। सही है बात। और इसी तरीके से बीटा को सिंपली क्या लिख सकते हैं, बीटा को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस θ1, है ना। तो बेसिकली अपने पास दो इक्वेशंस आ गई, और ये जो दो इक्वेशन है ये किसमें रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है, एक्चुअली ये रिलेशन एस्टैब्लिश कर रही है अल्फा θ2 और बीटा और θ1 में। तो यहां से देखिए अपने को एक और फॉर्मेट आ जाएगा
फॉर्मूले का, है ना। आइए देखते हैं वो क्या बन जाएगा। देखिए जो नीचे रिजल्ट आया था वो था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां लिख देते हैं, यहां पर है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। यही है ना रिजल्ट हमारा फाइनल बी के मैग्नीट्यूड का। तो अब देखिए यहां पर कॉस थीटा 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 हो जाएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा, है ना। और cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस बीटा कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा साइन बीटा। और cos ऑफ थीटा 2 वो कितना हो जाएगा, cos थीटा 2 हो जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस पाई बाई 2, है ना। और जो कि क्या बन जाएगा माइनस साइन अल्फा, लेकिन यहां माइनस एक और है अंदर, तो वो माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली बी का एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और अंदर क्या आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। तो ये जो फॉर्मेट है मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का वो भी बहुत नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये ध्यान रहे कि अल्फा मैंने कैसे मेजर किया, ये इस ओपी लाइन के ऊपर का एंगल है ना। और ये बीटा कैसा है, ये इसके नीचे का एंगल है। मतलब अल्फा हो रहा है मेजर किस सेंस में, इस तरीके से क्लॉकवाइज सेंस में, और बीटा कैसे मेजर हो रहा है, ये हो रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। चलिए तो अब इसका कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे कि एक केस है फील्ड ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। अपने को फॉर्मूला पता है कि बी कितना आता है, बी आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, है ना। तो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो हमारे को साफ दिख रहा है कि एंगल कौन सा लेना होगा। जैसे कि ये अगर मैं इन दोनों को करेक्ट करूँ, है ना, और साथ ही साथ अगर मैं यहां से एक और एंगल इस तरीके से दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। मतलब अगर मैं इसे फाई बोल रहा हूं तो ये भी फाई हो गया, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू फाई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ फाई का डबल। मतलब यहां पर 2 लगा देता हूं और साइन फाई सोचता हूं कि कितना आ जाएगा। लेट अस से कि ये जो लेंथ ऑफ द वायर है वो a है ना। तो ऊपर वाली लेंथ a बाई 2, नीचे वाली लेंथ भी a बाई 2, है ना। तो यहां से देखिए हमारे पास साइन ऑफ फाई कितना आ जाएगा, साइन ऑफ फाई के लिए अपने को हाइपोटेनस चाहिए होगा, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d स्क्वायर का रूट। तो ये हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ साइन फाई कितना हो जाएगा, साइन फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है a बाई 2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ कितना लिख दें a स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर। तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि आप इसको एक फॉर्मूला मान करके याद रखिए, क्योंकि निकालने में कितना ही टाइम लगता है ना। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि आप फिजिक्स को एक ऐसा सब्जेक्ट ट्रीट करें जो कि रटने लायक हो, है ना। तो जितना कम से कम हो सके रटा करिए, इसको याद रखने की मेरे हिसाब से तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए तो अब अगला केस लेते हैं। अगला स्पेशल केस है फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। बेसिकली हमारे पास एक इन्फिनाइट लेंथ की वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम लोग बड़े आराम से बता सकते हैं, है ना, इनटू द स्क्रीन होगी। अब अगर बात करें हम लोग यहाँ पर कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बी का फॉर्मूला हमें पता है। बी का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। अब आप देखिए कि पी पॉइंट से, है ना, पी पॉइंट से जब मैं इसके ऊपर के छोर को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो ये तो ऊपर जाए जा रहा है, 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 और जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो मैं लगभग क्या कह दूंगा कि ये कितना ऊपर है, ये इनफाइनाइट लेंथ ऊपर है। तो एंगल कितना बन जाएगा, एंगल जो है बन जाएगा 90 डिग्री। तो बेसिकली अल्फा हो गया 90 डिग्री और इसी तरीके से बीटा भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। तो मेरे को क्या समझ में आया, मेरे को ये समझ में आया कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 विच इज 2।
तो कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यू आप जरूर याद रखें, है ना, कि एक इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होता है अगर, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है, फिगर शोज टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। द सेपरेशन बिटवीन द वायर्स इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P मिडवे बिटवीन द वायर्स। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले तो डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं, ना। जैसे जो लेफ्ट वाला जो ब्लू कलर का मैंने वायर दिखाया है ना, ये इनफाइनाइट है, दोनों ही वैसे इनफाइनाइट है। ब्लू वाले के कारण आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन कैसी आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो आ रही है इनटू द स्क्रीन। और ये जो पिंक वाली वायर है ना, ये भी इनफाइनाइट है, इसके कारण भी कैसी आ रही है, इनटू द स्क्रीन आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली अपने को करना क्या है, अपने को दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और उसको ऐड कर देना है ना। तो यहां पर मैं बी नेट कितना बोल दूंगा, ट्वाइस ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा यहां पर 5 सेंटीमीटर बाई 2, मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर। तो यहां से बी नेट कितना आ गया, बी नेट आ गया, यहां पर लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 अपॉन 100 कर देता हूं मैं, है ना, और नीचे एक पाई भी आ जाएगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। बी नेट कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स म्यू नॉट को कितना लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। तो पाई से पाई चला गया तो बच क्या गया, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय आई, और आई कितना है, आई है 10, है ना। तो हम लोगों ने सारी की सारी चीजों को किस में रखा, SI यूनिट में रखा है। तो 5 2 10 हो गया यहाँ पर, 2 4 8, 8 2 16, है ना। तो ये हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। तो बी नेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 16 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। जिसे और बेटर वे में क्या लिखा जा सकता है, इसे और बेटर वे में जो है लिखा जा सकता है एज 160 माइक्रो टेस्ला, है ना। माइक्रो हो जाता है 10 टू द पावर -6। तो यहां से बी नेट कितना आ गया, 160 माइक्रो टेस्ला। चलिए बच्चों, तो अब तक तो हम लोगों ने ये जरूर पढ़ लिया था कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वो कितनी आती है मैग्नीट्यूड वाइज, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, जहां पर डी क्या था, रेडियल डिस्टेंस था, है ना। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्शन के लिए आप एक और काम क्या कर सकते हैं। अभी तो आपको ये पता है कि आपको क्या करना होता था डायरेक्शन के लिए, IDL क्रॉस R वेक्टर, यही तो आप करते थे, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट लेते थे। लेकिन आपको एक और तरीका मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको इस तरीके से वायर दी हुई है ना, तो आप जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया है, इस तरीके से आप इस वायर को होल्ड करिए, सच दैट बच्चों कि आपकी जो थंब है ना, वो किस डायरेक्शन में अलाइंड हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, इस तरीके से। तो अब मान लीजिए किसी भी पॉइंट पर आपको निकालना है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, तो फिंगर्स को आप देखिए, फिंगर्स जिस भी जगह, जिस भी तरीके से उस पॉइंट को हिट कर रही है ना, वही हो जाएगी एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे कि आप इस स्क्रीन की प्लेन में ये वाला पॉइंट ले लीजिए, या फिर ये वाला पॉइंट ले लीजिए, या फिर ये वाला पॉइंट ले लीजिए, ऐसा कोई भी पॉइंट ले लीजिए। अब आप अपने हाथों को सोचिए कि आपने अपने राइट हैंड से क्या किया, इस वायर को होल्ड किया है और थंब पॉइंट कर रहा है ऊपर की तरफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आप सोचिए कि आपकी फिंगर्स कैसे हिट कर रही है इस पॉइंट को, आपकी स्क्रीन को हिट कर रही है ये। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हिटिंग द स्क्रीन, मतलब इनटू द स्क्रीन। उसी तरीके से यहां पर देखिए, यहां पर लेफ्ट की तरफ बात कर रहा हूं मैं। तो अब आप अगेन अपने राइट हैंड को यूज करिए,
थंब को ऊपर की तरफ पॉइंट करवाइए और देखिए कि आपके जो चारों फिंगर्स हैं वो कैसे घूम करके इस पॉइंट को हिट कर रहे हैं आपकी तरफ, बाहर की तरफ, है ना। तो किसी भी पॉइंट की इनफैक्ट ऑन दिस सर्कल आप समझ सकते हैं कि कैसे आप डायरेक्शन निकालेंगे ना। तो बेसिकली जो फिंगर्स है ना वो हिट कर रही है किसी भी पॉइंट पर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो ऐसे सारे टेंजेंशियल डायरेक्शंस को जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो क्वाइट ऑब्वियस है कि अपने को क्या दे देगा, एक सर्कल दे देगा। इसीलिए बच्चों यहां लिखा है फॉर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कल्स विद देयर सेंटर्स ऑन द वायर। A tangent to a magnetic field line gives the direction of the magnetic field existing at that point. तो इसी से लिंक्ड बच्चों याद था आपको अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, है ना। अर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इस तरीके से वायर थी और मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर कॉम्पस रख दें, है ना। बेसिकली मैग्नेटिक कॉम्पस क्या होता है, इसमें जो नीडल है ना वो एक्चुअली होती है मैग्नेटिक डाइपोल। जैसा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना, वैसे ही होता है मैग्नेटिक डाइपोल, है ना। इस तरीके से साउथ नॉर्थ जो माइनस और प्लस का रूल होता है, काइंड ऑफ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे काइंड ऑफ वैसा ही रूल होता है साउथ और नॉर्थ का, है ना। तो बेसिकली होता क्या है यहां पर, होता ये है कि जब हम लोग यहां पर जैसे मैग्नेटिक कॉम्पस को रख दिए, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन कराना चाहती है सच दैट कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेटर से कि ऐसी है, तो जो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल है या फिर नीडल है, एक ही चीज है दोनों, तो वो इस तरीके से अलाइन करना चाहेगा सच दैट कि ये नॉर्थ पोल जो है वो इस तरीके से अलाइंड हो। समझ पा रहे हैं, इस तरीके का अलाइनमेंट यहां पर चाहिए कि नॉर्थ और साउथ इस तरीके से यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग अलाइन हो जाए। तो जैसा हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या चाहती थी, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन कराना चाहती थी। तो वैसा ही कुछ होता है मैग्नेटिक डाइपोल के साथ भी। मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक डाइपोल को अपने अलोंग अलाइन करवाना चाहती है। तो इसीलिए यहां पर आप देखिए कि अगर सारे के सारे कॉम्पसेस की डायरेक्शंस को अगर मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूं, है ना, ऐसे देखिए ज्वाइन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, और ये क्या बन गया, ये एक सर्कल बन गया, और बनना भी था, है ना। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ फेनोमेना होता है जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, और इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर हाँ, अभी चूंकि हम लोगों ने इस लेक्चर में मैग्नेटिक कॉम्पस की बात करी है, तो मेरे को ये जरूरत फील हुई कि आपको थोड़ा सा मैग्नेटिक डाइपोल का आइडिया दे करके आपको थोड़ा और क्लैरिटी दिया जाए। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग केसेस। जैसे कि हमारा पहला केस है, उसको पहले डील करते हैं। इसमें जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसे अल्फा कहूं 45 डिग्री को, है ना, और 30 डिग्री में बीटा को कह दूं, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और डी के बदले यहां पर कौन सी वैल्यू दी हुई है, ए दी हुई है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और डायरेक्टली मैं साइन अल्फा प्लस साइन बीटा के बदले क्या लिख दूंगा, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री, है ना। तो अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है जिससे हमारा जवाब आ जाएगा। तो पहले केस के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो बी कितना आ जाएगा, आइए देखते हैं। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए मल्टीप्लाइड बाय 1/√2 प्लस 1/2, है ना। तो बड़े आराम से देखिए कितने आराम से हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और जवाब हमारे सामने है। चलिए, तो इसी सवाल के सेकंड पार्ट को देखते हैं, जिसमें कि अपने को दिया हुआ है कि ये वाला एंगल 45 है और ओवरऑल एंगल 60 डिग्री है। तो इसके लिए मैंने एक अलग डायग्राम बना दिया आपके लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको सोचना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए और किस तरीके से लगाया जाए, राइट। चलिए, मैं एक एक करके आपको दोनों फॉर्मूले लगा करके आंसर लाना सिखाता हूँ। ये देखिए, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूंगा, है ना, तो ये वाले एंगल को मैं क्या बोल दूंगा, θ2, और इस वाले एंगल को हम लोगों ने θ1 कहा था, आपको अच्छे से याद होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे इसे सॉल्व करता हूँ। मुझे पता है कि जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, राइट, कॉस थीटा का डिफरेंस वाला जो फॉर्मूला था, तो यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन तो मैं बड़े आराम से देख पा रहा हूँ कि वो इनटू द प्लेन है, इनटू द स्क्रीन है ना, क्योंकि मैं वायर को पकड़ रहा हूँ और थंब पॉइंट कर रहा है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट
और मेरी फिंगर्स जिस तरीके से कर्ल हो रही है और पी पॉइंट पर जिस तरीके से मेरे फिंगर्स हिट कर रहे हैं स्क्रीन को, तो उससे मुझे आइडिया मिल जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द स्क्रीन है। तो मुझे ये तो नहीं याद रहता है कि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 था या cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 था, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे तो मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहां पर मैं मॉड लगा दूंगा और उसके बाद कुछ भी लिख दूंगा, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, है ना। हो सकता है कि cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 रहा हो, पर मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता है। मैं ज्यादा चीजें याद रखने में बिलीव नहीं करता हूं, है ना। तो हर किसी का मैं कोई ऐसा तोड़ निकाल लेता हूं जिससे मुझे कम से कम चीजें याद रखनी पड़े। तो अब देखिए यहां से मैं क्या ले आऊंगा, यहां से मैं देख पा रहा हूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए और cos थीटा 2, है ना। थीटा 2 कितना हो जाएगा अपने को सोचना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एंगल बच्चों 60 डिग्री है ना, और ये 90 डिग्री है। तो बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो मैं क्या लिख दूंगा, cos ऑफ 150 डिग्री माइनस, अब ये एंगल कितना हो जाएगा। तो आप ऐसे सोचिए यहां पर कि हमारे को कौन सा एंगल पता है, हमारे को यहां पर जानकारी है किस एंगल की, अपने को पता है कि ये जो एंगल है ना 15 डिग्री है ना। ये एंगल देखिए 15 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस थीटा 1 शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा 1 को कितना होना पड़ेगा, 180 माइनस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 135 डिग्री, राइट। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, माइनस कॉस ऑफ 135 डिग्री। अब इसके बाद सोचिए कि क्या कर सकते हैं, cos 150 डिग्री और cos 135 डिग्री की अगेन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो मैं वैल्यू याद नहीं रखता, है ना। तो मैं कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू को, उसके लिए ना मैं सबसे पहले यहां पर ग्राफ बना लेता हूं cos थीटा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा का, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू होती है तो 90 डिग्री होती है। तो 90 से मैं देख पा रहा हूं एनालाइज करके इस ग्राफ को कि अगर मैं कितना आगे जाऊं, 45 डिग्री आगे जाऊंगा यहां से ना, 90 से 45 डिग्री आगे जाऊंगा तो आएगा 135 डिग्री, राइट। तो जो वैल्यू मुझे इस एंगल पर आती हुई दिखाई दे रही है उतना ही वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज कब आएगा, जब मैं 90 से 45 पीछे जाऊंगा सिमेट्री को देखते हुए। तो यहां पर मेरे को समझ में आ रहा है कि cos 45 कितना होता था, 1/√2। तो cos 135 डिग्री कितना हो जाएगा, -1/√2। तो इस तरीके से तो हम लोगों ने 135 डिग्री cos ऑफ 135 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। अब cos 150 की बारी है, चलिए इससे भी टैकल करते हैं। तो मुझे पता है कि 90 में 60 डिग्री और जोड़ेंगे तो 150 डिग्री बनता है ना। तो जो वैल्यू अगेन कहां पर आ रही है, 150 डिग्री पर, उसी को अगर हम लोग देखें तो उसका मॉड जो है उस 90 डिग्री से 60 डिग्री पीछे आने पर आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 90 से अगर मैं 60 पीछे जाऊंगा तो मुझे मैग्नीट्यूड वाइज वही वैल्यू मिलेगी जो मुझे 90 से 60 आगे जाने पर मिल रही है। मतलब कि cos ऑफ 30 डिग्री बेसिकली मुझे क्या दे देगा, cos ऑफ 30 डिग्री मुझे बता रहा है कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ 150 डिग्री, और cos 30 डिग्री मुझे याद रहता है ना। तो cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। तो आइए वैल्यू भर देते हैं cos 150 डिग्री की और cos 135 डिग्री की। cos 150 डिग्री कितना हो जाएगा, -√3/2, और cos 135 डिग्री कितना हो जाएगा, -1/√2। तो चलिए फाइनल काम कर देते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से b की वैल्यू आ जाएगी μ0i अपॉन 4 पाई a, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा मॉड ऑफ -√3/2 माइनस माइनस प्लस 1/√2, है ना। तो बेसिकली ये हमारा जवाब हो गया सेकेंड पार्ट का। क्लियर है। अब बच्चों चलिए इसी सवाल को हम लोग एक और मेथड से करते हैं यूजिंग अल्फा एंड बीटा वाला कॉन्सेप्ट। आपको याद होगा ये वाला डायग्राम राइट में जो मैंने दिखाया है, ये हम लोगों ने पहले भी देख रखा था। इसमें हम लोग साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला यूज करते थे, लेकिन इस बार कैसे यूज करें आप सोचिए। यहां पर अगर मैं एक काम करूं, मैं इससे बता दूं कि ये है पॉइंट बी लेटर से, और इसको मैं बोल दे रहा हूं पॉइंट ए, है ना। तो पहले हम लोग क्या देखते थे कि कितना एंगल नीचे ये पॉइंट है और बी पॉइंट कितना एंगल ऊपर है। इस तरीके से हम लोग अल्फा और बीटा बोलते थे। लेकिन अब बी जो पॉइंट है ना, वो तो चलिए ठीक है, वो तो अभी भी ये जो ओपी है उससे कितना एंगल बना रहा है, ऊपर की तरफ 60 डिग्री बना रहा है। तो एक चीज तो बच्चों कंफर्म है कि अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी।
लेकिन अब बीटा कैसे ले, है ना, हम लोग तो नीचे की तरफ बीटा लेते थे। तो अब आप देखिए कि हम लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बीटा अपने को मिल रहा है ना। तो लेना चाहिए था हमें नीचे वाला एंगल, लेकिन ये तो ए पॉइंट तो ऊपर है, तो हम लोग सिंपली क्या बोल देंगे, बीटा की वैल्यू 45 डिग्री है बट विथ अ नेगेटिव साइन। तो अब अगर आप फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और चूंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं मॉड लगा देता हूं साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा, है ना। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, मैग्नीट्यूड लेना है तो मॉड मैंने लगा दिया साइन ऑफ कितना लिख दें 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ -45 डिग्री और इसका मॉड। तो इस तरीके से भी आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4.5 into 10 to the power -2 meters. Find the magnetic field at the centroid of the triangle. मतलब कि अपने को सेंट्रॉइड पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली 3 वायर्स, 3 साइड्स आप कह सकते हैं ना, ए, बी और सी से मिलकर के जो ये ट्राइंगल बना है, तो ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों को हम लोग अलग अलग ट्रीट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों मैं क्या क्लियर करना चाहता हूं कि डायरेक्शन क्या है फील्ड की। तो जैसे ए बी की वजह से कैसे निकालेंगे, तो ए बी की वजह से निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया, आप ए बी वायर को पकड़ लीजिए सच दैट कि थंब पॉइंट कर रहा हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आप फिंगर्स से हिट करने की कोशिश करिए सेंट्रॉइड को। तो देखिए वो कैसे हिट कर रहा है, वो स्क्रीन को अंदर की तरफ धक्का लगा रहा है ना। इसका मतलब बिकॉज ऑफ ए बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द प्लेन है। उसी तरीके से एसी को भी आप होल्ड करिए, फिर आप इस तरीके से अपने फिंगर से हिट करने की कोशिश करिए स्क्रीन को, तो आप फिर से देखेंगे कि अरे ये तो अंदर की तरफ ही आ रहा है। और यही काम जब आप सीबी के साथ करेंगे तो भी वो सेम डायरेक्शन शो करेगा। इसका मतलब तीनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो रहा है, एड अप हो रहा है, तीनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बी नॉट को, जहां पर बी नॉट क्या है, किसी भी एक साइड की वजह से, किसी भी एक साइड की वजह से जो फील्ड आ रही है। क्लियर है ये बात। तो चलिए मैं यहां पर AC की बात करता हूं, है ना, और ये रहा O पॉइंट जो कि सेंट्रॉइड है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमें पता है कि ये सारे एंगल्स 30-30 हो जाएंगे, है ना, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो अब देखिए कि इस O पॉइंट पर मैं फील्ड कैसे बताऊं, तो बड़े आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं और ये वाले एंगल को मैं अल्फा बोल दूंगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इस एंगल को मैं बीटा बोल दूंगा जो कि अगेन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। यही तो हम लोग काम करते थे। अब आप देखिए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे निकालनी है ना, इसका नाम दे देते हैं ओडी। तो ओडी अपने को निकालना है, ओडी कितना हो जाएगा, हमें पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो किस तरीके से डिवाइड करता है किसी भी एल्टीट्यूड को, वो डिवाइड करता है सच दैट कि इसकी लेंथ हो जाए 1/3 ऑफ किसका, पूरी की पूरी BD लेंथ का, और BD लेंथ होती है √3/2 इंटू ए, है ना। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि OD कितना हो गया, वो हो गया √3a/6, है ना, जिसको मैं और क्या बोल सकता हूं, a/2√3। तो OD अपने को मिल गया। तो अब मैं सिंपली यहां पर B की वैल्यू क्या बोल दूंगा, वो हो जाएगी 3B0 के बराबर, और फॉर्मूला भर देते हैं यहां पर 3 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और D के बजाय क्या कर दें, D के बजाय रख देंगे हम लोग a/2√3, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, राइट। तो ये देखिए मैंने फर्दर कैलकुलेशन यहाँ पर परफॉर्म कर दी है आपके लिए। तो जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो B की वैल्यू कितनी आ रही है, 9/2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से B की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, है ना। और इसको एक और यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵, और एक और यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट क्या होती है, वेबर, है ना, WB से डिनोट करते हैं इसे, और ये होता है वेबर, WEBER
पर मीटर स्क्वायर। इस वेबर के बारे में और जानकारी हम लोग को हासिल होगी आने वाले लेक्चर्स में, है ना। उसमें बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि जो वेबर है वो एक्चुअली एक टर्म है जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो बेसिकली वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे, और अगला सवाल है अ वेरी लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल ऑफ विड्थ स्मॉल b carries a current I along its length. Find the magnitude of the magnetic field in the plane of strip at a distance small a from the edge nearest to the point. तो बच्चों, मैंने डायग्राम यहां पर दिखा दिया है। ये एक्चुअली b थिकनेस की ये क्या है, ये एक थिन स्ट्रिप है ना। और ये वेरी लॉन्ग है, मतलब कि इसका जो एक्सट्रीम है ये बिल्कुल इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, ये ऊपर नीचे ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। उसका हम लोगों ने एक छोटा सा पोर्शन देखा है यहाँ पर। तो अब हमारे को क्या निकालना है, लेटर से कि ये जो पॉइंट P है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस पूरे के पूरे स्ट्रिप में कितना करंट फ्लो कर रहा है अक्रॉस इट्स सेक्शन, ये है कैपिटल I। क्लियर है ये बात। तो देखिए ऐसे सवाल को अप्रोच कैसे करते हैं, आपने जो पढ़ा है बस आप उस पर यकीन रखिए। जैसे आपने क्या पढ़ा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण P पॉइंट पर आपको तो निकालना आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है। तो आप यहां पर ढूंढना चालू करिए उस तरीके से वायर्स को। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने P पॉइंट से मैं यहां से x डिस्टेंस गया और वहां पे dx थिकनेस की मैंने एक बहुत पतली सी स्ट्रिप उठाई। क्लियर है ये बात। अब मैं यूनिटरी मेथड से क्या बोल सकता हूं कि जैसे कि हमें पता है कि ओवरऑल विड्थ कितनी है, b है। तो b विड्थ में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है इसके अक्रॉस। तो dx थिकनेस से कितना करंट फ्लो करेगा, यूनिटरी मेथड I अपॉन b इंटू dx। तो ये बेसिकली क्या हो गया, इस वायर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट, dx थिकनेस के वायर के थ्रू फ्लो करने वाला करंट हो गया। अब मुझे इसके लिए मालूम है कि P पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बोलूंगा। एक तो डायरेक्शन ऐसी है जिसके कारण मैं बड़े आराम से इसको होल्ड करूंगा, थंब ऊपर की तरफ, और मैं देख रहा हूं कि मेरी जो 4 उंगलियां हैं वो स्क्रीन को हिट कर रही है, इस P पॉइंट को हिट कर रही है, सच दैट कि जो डायरेक्शन मुझे मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की वो इनटू द स्क्रीन है, कुछ ऐसी है ना। तो अब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं इस छोटे से स्ट्रिप के कारण, मतलब इस पतले से स्ट्रिप के कारण जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, उसकी वजह से मैं dB कितना बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा म्यू नॉट इंटू DI अपॉन 2 पाई x, है ना, क्योंकि इसकी दूरी तो मैंने कितनी मानी, P से x मानी है। अब यहां पर मैं चीजों को भरना चालू करता हूं। आइए भरते हैं। dB बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू DI के बदले क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग I अपॉन B इंटू dx, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई और इधर आ जाएगा x। तो बेसिकली अगर इसे इंटीग्रेट कर देंगे, वेयर x शुड वेरी फ्रॉम, कहां से कहां x वेरी करे ताकि आपको सारे के सारे एलिमेंट मिल जाए। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं शुरुआत करूं यहां से, है ना, मतलब जब x की वैल्यू कितनी हो, x की वैल्यू जब 0 हो, सॉरी x की वैल्यू जब a हो, फिर आगे बढ़ रहे हैं 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 बढ़ रहे हैं, आखिरी एलिमेंट कहां पर मिलेगा जब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस b, है ना। तो बेसिकली अपने को कहां से कहां बढ़ना है, अपने को बढ़ते जाना है x बराबर a से लेकर के x बराबर a प्लस b तक। क्लियर हुई ये बात। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करके जवाब निकाल लेते हैं। b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b, और इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ x, और x में क्या भर देंगे a प्लस b अपॉन a, क्योंकि ln ऑफ, है ना, ln ऑफ a प्लस b माइनस ln ऑफ a, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ a प्लस b अपॉन a। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया हमारा जवाब। ऑलराइट, अब मैं चाहता हूं कि जरा आप इस रिजल्ट को देखिए और एक चीज सोचने की कोशिश करिए कि मान लीजिए, है ना, अगर मान लीजिए कि a जो है वो बहुत ज्यादा हुआ b से, तो ये रिजल्ट किस में तब्दील हो जाएगा। आइए देखते हैं। b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई b, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ln ऑफ 1 प्लस b अपॉन a। और हम लोग जानते हैं कि अगर a बहुत बड़ा हो गया b की कंपैरिजन में, तो b अपॉन a बहुत छोटा हो गया। तो बेसिकली
ln ऑफ 1 प्लस एक्स है ना, ln ऑफ 1 प्लस एक्स जो है, जिसमें कि x क्या है, x जो है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपली x में, है ना। ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू x हो जाता है। ये आप लोग लिमिट में मैथ्स में पढ़ते हैं और इसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे हम लोग। सो दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी। ln ऑफ 1 प्लस बी अपॉन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ b अपॉन ए। तो ये कितना बन गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। तो देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। ये किसको रिजेंबल कर रहा है और ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब जो विड्थ है बी की, है ना, वो इस दूरी के सामने इतनी कम है कि ऐसा फील हो रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है ये किसकी वजह से आया है, एक करंट आई फ्लो करवाने वाली वायर की वजह से आया है ना। और ये डिस्टेंस ए इतना ज्यादा है कि उसके सामने ये जो बी है ये इतना सूक्ष्म हो गया, इतना स्मॉल हो गया है कि अब ये एक वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है। लेकिन कब, जब ए जो है बहुत ज्यादा हो एज कंपेयर टू बी। तो बच्चों वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट फॉर अ डिस्टेंट पॉइंट द स्ट्रिप बिहेव्स एज अ करंट कैरिंग वायर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टू स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड थिन पैरेलल वायर्स आर स्पेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट and carry a current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point distance 0.1 meter from both wires in the two cases when the currents are in the same, और दूसरा केस है and opposite directions. तो बेसिकली हमारे को क्या समझ में आ रहा है, दो वायर्स है ना इनफाइनाइटली लॉन्ग और उनके बीच में दूरी कितनी है 0.1 मीटर की, दोनों में करंट कितना फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां पर निकालनी है, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि क्या है 0.1 मीटर दूर है फ्रॉम बोथ द वायर्स। चलिए तो सोचते हैं सबसे पहले कि डायग्राम कैसा बनेगा। चलिए तो सबसे पहले मैं केस लेता हूं, केस नंबर 1, जिसमें कि दोनों करंट कैरिंग वायर्स की जो डायरेक्शन है करंट के फ्लो की वो सेम है। तो मैंने यहां पर शो करा है कि दोनों ही वायर्स में क्या है, ये वायर नंबर 1 है और ये वायर नंबर 2 है, जिसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करा है। मतलब कि करंट की डायरेक्शन किधर है, स्क्रीन से बाहर निकलती हुई आपकी तरफ आ रही है ना। तो 1 और 2 दोनों ही में ऐसा ही मैंने दिखाया है। अब मुझे ये समझ में आया कि अगर ये बोल रहा है कि एक ऐसे पॉइंट की तलाश करनी है जो कि इन दोनों वायर से क्या हो 0.1 मीटर की दूरी पर हो, और साथ ही मुझे क्या दिया है कि यहाँ पर 0.1 मीटर इन दोनों के बीच की भी दूरी है। तो तुरंत मुझे क्लिक कर गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, है ना। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे तो ये दूरी भी 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर और ये भी 0.1 मीटर तो है ही। तो सारे के सारे कंडीशंस जो है सवाल के वो फुलफिल हो जाएंगे। क्लियर है। तो बेसिकली सवाल क्या रह गया, 1 और 2 वायर्स है और पी पॉइंट पर अपने को क्या निकालना है, पी पॉइंट पर अपने को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बच्चों मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये सवाल बहुत ही प्यारा है और आपको बार बार मिलेगा, ये सवाल टेस्ट में भी मिल सकता है, बहुत जगह मिलेगा। तो आपको एक बार इस सवाल को ऐसे देखना है, इतने अच्छे से सीखना है कि दोबारा आप कभी भी इस सवाल में ना फंसे, है ना। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने वायर नंबर 1 इसकी वजह से पी पॉइंट पर देखा कि आखिर क्या होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मुझे समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिकॉज ऑफ वायर 1 B1 होना चाहिए और इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्यों ऐसा मुझे लगा, मैंने वायर ए को होल्ड किया और अपने फिंगर्स को कर्ल किया और पी पॉइंट पे देखा कि इस तरीके से परपेंडिकुलरली बाहर की तरफ इस तरीके से फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। तो मुझे ये समझ में आया कि अच्छा B1 ऐसा होगा। अब इसी तरीके से चलिए हम लोग सोचते हैं कि वायर नंबर 2 की वजह से, है ना, वायर नंबर 2 की वजह से आखिर कैसी फील्ड आएगी, है ना। तो देखिए कोई कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर शो करना चाहा है कि एक्चुअली ये जो CP है उसके परपेंडिकुलर B1 है ना। तो ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, राइट, ये वाला पूरा का पूरा एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाले एंगल को 60 होना पड़ेगा। तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये एक रेड लाइन ड्रॉ करी है जो कि CD के क्या है, पैरेलल है। आप बेसिकली इसे एक्स एक्सिस मान सकते हैं ना, आसान यही रहेगा कि इसे हम लोग मान ले एक्स एक्सिस और इससे कह दें वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के साथ ये B1 कितना बना रहा है, ये बना रहा है इस तरीके से 30 डिग्री, है ना।
तो हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं कि जो B2 आएगा, मतलब कि वायर नंबर 2 के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन DP, है ना। और राइट हैंड थंब रूल से आप देखिए कि D वाले जो यहाँ पर जो वायर है ना, वायर नंबर 2, उसको आप होल्ड करेंगे सच दैट कि थंब आपकी तरफ खुद पॉइंट करे। तो आप देखिए P पॉइंट पर जब आपके चारों फिंगर्स हिट करेंगे तो कैसी डायरेक्शन होगी? वो जो डायरेक्शन आएगी कुछ इस तरीके की आएगी, है ना, सच दैट कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री। ऑलराइट, अब आप देखिए बच्चों कि अगर ये 60 डिग्री है तो जो बचा हुआ एंगल है वो 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये अगर पूरा का नहीं, सॉरी, हाँ, ये अगर पूरा का पूरा एंगल कितना है? 60 डिग्री है, तो उसका आधा ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो जो बच गया वो एंगल कितना हो गया? ये भी हो गया 30 डिग्री। क्लियर है? तो बेसिकली हमारे को कौन सा एंगल मिल गया? ये वाला एंगल मिल गया 30 डिग्री। समझ में आ रही है बात? तो आप देखिए कि जो B2 है वो भी कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? 30 डिग्री, राइट। तो अब अपने को दिख रहा है कि यहाँ पर दो दो वेक्टर्स हैं, एक B1 और एक B2, और एक बना रहा है ऊपर की तरफ 30 डिग्री, एक बना रहा है नीचे की तरफ 30 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना। मैग्नीट्यूड वाइज तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्योंकि वायर 1 और वायर 2 में करंट बिल्कुल सेम है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो कोई भी फर्क नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया, आपको भी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि अगर ये B1 है, अगर ये B2 है ना, अगर ये B2 है तो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इनका रिजल्टेंट जो है वो उनके एंगुलर बाइसेक्टर के अलॉन्ग इस तरीके से कुछ आना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि B1 के मैग्नीट्यूड को B2 के बराबर होना पड़ेगा, और लेटर से कि वो B0 है। तो अगर ये B0 है, ये B0 है, तो जो B नेट आएगा वो कितना आ जाएगा? ये एंगल हमें पता ही है कि 30 डिग्री है, तो B नेट आ जाएगा 2B0 cos ऑफ 30 डिग्री। तो अब अपने को सिर्फ क्या निकालना है? अपने को निकालना है B नेट, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ B0 cos ऑफ 30 डिग्री। तो चलिए B1 निकाल लेते हैं, क्योंकि B1 ही तो B0 हो जाएगा, है ना। B1 और B0 तो बराबर ही है। तो B1 कितना आ जाएगा? B1 आ जाएगा म्यू नॉट। करंट कितना था? आइए देखते हैं सवाल में। करंट की वैल्यू थी 10 एम्पियर, तो म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन कितना लिख दें? 2 पाई डी, है ना। तो 2 पाई और फिर किससे मल्टीप्लाई करें? डिस्टेंस है ना, डी से, जो कि कितना है? 0.1 है। तो B1 तो अपने को आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी करके। तो चलिए इसको अब पुट कर देते हैं फाइनली। यहाँ पर है B नेट हमारा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ cos 30 हो जाएगा √3/2 इंटू B0 हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 10 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू 0.1। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो पाई से पाई चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4, तो 4 आ गया, तो ये बन गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7। उसके अलावा क्या है देखते हैं। उसके अलावा हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक 10 है और एक 0.1 है, मतलब ये 100 हो गया, तो इंटू 100, और एक √3 बाहर है, तो इंटू √3। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जवाब कितना आ जाएगा? जवाब आ जाएगा 2√3 इंटू 10 टू द पावर -5, और चूंकि सब कुछ SI यूनिट में है तो B किस में आएगा? B नेट आ जाएगा टेस्ला में, है ना। तो ये हो गया हमारे पहले पार्ट का जवाब। तो बच्चों अब आ जाते हैं सवाल के सेकंड पार्ट में, जिसमें बोला गया है ऑपोजिट है डायरेक्शंस करंट फ्लो की। तो मैंने C को तो ऐसे ही रहने दिया ना, वायर 1 को तो ऐसे ही रहने दिया, लेकिन मैंने वायर 2 के साथ क्या किया? मैंने उसमें डायरेक्शन को इनटू द स्क्रीन कर दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं बड़े आराम से, कि मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर हो ये बात? तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन है करंट की इनटू द स्क्रीन। तो अब इसकी वजह से हम लोग सोचते हैं कि इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि D पॉइंट से मुझे अगर, मतलब कि D पॉइंट पे जो वायर है उसकी वजह से अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो क्या करना होगा? हमें D पर जो वायर है उसे पकड़ना होगा, सच दैट कि थंब जो है वो कैसा हो जाए? स्क्रीन के अंदर जा रहा हो
और अब अपने फिंगर्स को कर्ल करिए। तो अगर आप सही से कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि कुछ ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। और ये 90 डिग्री तो होना ही पड़ेगा, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था, क्योंकि ये एंगल भी 60 डिग्री है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जैसे इधर 30 डिग्री था वैसे इधर भी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। ऑलराइट, तो चलिए अब कैलकुलेशन की बारी आ गई। कैलकुलेशन करके देखते हैं कि भाई क्या आएगा अपना ओवरऑल जवाब। ये एंगल को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो बेसिकली अपने पास दो वेक्टर्स आ गए ना बच्चों, एक ऐसा आ गया और एक ऐसा आ गया, और दोनों जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है ना, मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल आइडेंटिकल है। और हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल 30 डिग्री है और ये भी एंगल 30 डिग्री है। तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इनका रिजल्टेंट किधर आएगा, इनका रिजल्टेंट बिल्कुल वाई एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, है ना, सिमेट्री की वजह से। और अगर एक का मैग्नीट्यूड कितना है, एक का मैग्नीट्यूड अगर बी नॉट है और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड बी नॉट ही होना पड़ेगा। अब लेकिन एंगल ये वाला 60 डिग्री हो गया, तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट हो जाएगा 2b नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री। क्लियर है ये बात। तो 2b नॉट कॉस ऑफ 60 डिग्री जो है ये इस बार हमारा जवाब आ जाएगा। तो पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, पहले हम लोगों ने वैल्यू निकाला था 2b नॉट कॉस 30 डिग्री का। इस बार किसकी वैल्यू निकालेंगे, 2b नॉट कॉस 60 की। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि फर्क सिर्फ किसका आएगा, एक √3 के फैक्टर का आएगा। तो पिछले बार अगर हमारा जवाब आया था 2√3 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, तो बस उसको √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा इस बार 2 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। देखिए मैंने आपको थोड़ा जूम करके यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से मैंने B2 की डायरेक्शन सोची थी, है ना। बेसिकली आप ऐसे सोचिए कि 2 जो है वो सेंटर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके चारों तरफ किस तरीके की रहेगी। अगर करंट इनटू द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनेगी, है ना, एक क्लोज लूप तो बनाती ही है। तो यहाँ पर जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल टेंजेंशियल, और यहाँ पर मैंने रेडियस के साथ उसे 90 डिग्री के एंगल पर शो कर दिया है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल है करंट लूप इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स A and B as shown. The current flowing through the loop is I and its direction is as shown. Calculate the magnetic field at the center of the rectangle. तो सबसे पहले बच्चों एक काम करते हैं, हर एक साइड के लिए सोचते हैं कि O पे डायरेक्शन कैसी देगी मैग्नेटिक फील्ड की, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं इसे P कह दे रहा हूं, इसे Q, इसे R और इसे S। PQ के कारण आप होल्ड करिए वायर को, थंब जो है उस वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो आप देखिए कि आपकी जो चारों उंगलियां हैं वो O को कैसे हिट कर रही है, बाहर की तरफ, है ना, स्क्रीन के बाहर की तरफ। तो इसका मतलब PQ के कारण बाहर की तरफ हिट हो रही है। फिर QR की वजह से आप अपने फिंगर्स को फिर से कर्ल करिए बाय मेकिंग थंब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आप देख रहे होंगे कि O पर भी बाहर। उसी तरीके से RS के कारण भी फील्ड बाहर आ रही है और SP के कारण भी फील्ड बाहर आ रही है। मतलब चारों के चारों वायर्स के कारण फील्ड कैसी है, एडिटिव है ना, ऐड हो रही है और बाहर की तरफ है। तो हमने डायरेक्शन को तो समझ लिया कि डायरेक्शन क्या आएगी। अब चलिए बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड के लिए अगर मैं सोचूं तो अगर मैं B1 कह दे रहा हूं किसकी वजह से, PQ की वजह से, या फिर आप कह लीजिए RS की वजह से, क्योंकि PQ और RS दोनों आइडेंटिकल है। और मैं B2 कह दे रहा हूं किसे, मैं B2 कह दे रहा हूं QR की वजह से या फिर कह लीजिए PS की वजह से, दोनों एक ही है। तो पहले मैं B1 निकाल लेता हूं और उसके बाद मैं फिर से सोचूंगा कि B2 कैसे निकालना है। तो B1 निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को सबसे पहले PQ को देखिए ना, P से Q ये जो वायर है इसे देखिए। अब O पॉइंट पर निकालना है अपने को, क्या फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले इस एंगल को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेटर से थीटा नाम दे देता हूँ। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जवाब क्या हो जाएगा, μ0I अपॉन 4π इंटू ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी a/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लेकिन अल्फा और बीटा दोनों ही कितने हैं, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि सिमेट्री से दोनों ही थीटा है। तो साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, जिसको मैं डबल कर देता हूँ ना, सिंपली साइन थीटा इंटू 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से आप देखिए एक 2 ऊपर चला गया, 2 यहाँ पर ऑलरेडी था, 2 2 ज़ा 4, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बच जाएगा μ0 इंटू वाई अपॉन
ए इंटू पाई। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है? वो तो है b/2, और हाइपोटेनस कितना है? देखिए ये लेंथ a/2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? अंडर द रूट ऑफ a² / 4 प्लस b² / 4, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के लिए हम लोग परपेंडिकुलर तो यहाँ पर लिख देंगे b/2 अपॉन हाइपोटेनस कितना लिख देंगे? अंडर द रूट ऑफ a² / 4 प्लस b²/4। कुछ इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। अब देखिए 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो गए, है ना। तो हमारे पास जो फाइनल जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? b1 बराबर आ जाएगा μ0 IB डिवाइडेड बाय a पाई अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b²। ये b1 है। क्लियर है ये बात? अब सोचिए b2 कैसे निकालें। तो b2 निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा? अपने को अब देखना होगा QR को। तो लेट अस से ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं? इस बार जो b2 है वो कितना आ जाएगा? μ0 इंटू आई अपॉन 4 पाई इंटू डी। डी कितना हो जाएगा यहाँ पर? b/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने से? साइन फाई प्लस साइन फाई, मतलब ट्वाइस ऑफ साइन फाई। और साइन फाई हो खुद कितना जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब a/2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a² / 4 प्लस b²/4। 4 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आप देखिए b2 की वैल्यू आ जाएगी 2 2 = 4, यहां से ये भी गया, तो ये आ गया μ0 I अपॉन b पाई a अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b²। तो अब हमारे को b नेट निकालना था, और हमने ये सोच लिया था b नेट कितना होगा? ट्वाइस ऑफ b1 प्लस b2। तो चलिए एक कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कितना आ जाएगा ये? ट्वाइस ऑफ μ0 I अपॉन पाई। ये तो चलिए कॉमन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? जैसे कि b2 से क्या, b2 और b1 में देखिए क्या फर्क था? b2 में जैसे a/b है तो उसमें b/a था, तो हम लोग क्या लिख देंगे? b अपॉन a प्लस a अपॉन b, और बाहर और क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b²। तो देखते हैं कि इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके क्या हासिल किया जा सकता है। b नेट हमारे पास आ जा रहा है 2 μ0 I अपॉन पाई, और क्या लिख दें यहाँ पर? LCM हो जाएगा LCM हो जाएगा कितना? a इंटू बी, है ना। तो LCM अपने पास आ गया a इंटू बी, और ये कितना बन जाएगा? ऊपर b² प्लस a², तो जिसे हम लिख सकते हैं a² प्लस b², और नीचे कितना आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b²। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट हम लोग जवाब तक पहुंच गए हैं, और b नेट कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ μ0 I अपॉन पाई AB, और ऊपर क्या आ जाएगा? अंडर द रूट ऑफ a² प्लस b²। तो देखिए बड़े आसानी से हम लोगों ने ये वाला जवाब भी निकाल लिया। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 पैरेलल वायर्स P and Q are placed at a separation D = 6 cm, carry electric currents I1 = 5 ampere and I2 = 2 ampere in opposite directions as shown. Find the point on the line PQ where the resultant magnetic field is 0. तो चलिए अपने को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है ऑन दिस लाइन PQ, ये जो लंबी सी लाइन आपको दिख रही है, जहां पर क्या हो जाए? मैग्नेटिक फील्ड नेट 0 हो जाए। तो सबसे पहले सोचते हैं कि आखिर वो रीजन कहां पर होगा, है ना। रीजन कहां पर होगा कहने का मतलब ये है कि वो ये जो PQ लाइन है ना, जो PQ लाइन है उसमें जैसे कि मान लीजिए मैंने P यहां पर दिखा दिया, Q यहां पर दिखा दिया। P में करंट कैसा है? यहां पर ऐसे इनटू द प्लेन है, और ये जो Q में है ये कमिंग आउट ऑफ द प्लेन है। तो लेफ्ट में होगा, मिडिल में होगा या राइट में होगा, ये अपने को एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो लेफ्ट की तरफ देखिए, लेफ्ट की तरफ क्या होगा? P की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? वो आएगी, आप अपने थंब को इस क्रॉस में एंटर करवाने की कोशिश करिए, तो आप देख पा रहे हो कि घूम करके आपके जो चारों उंगलियां हैं वो ऊपर की तरफ शो कर रही हैं, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि P की वजह से लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, और Q की वजह से कैसा आएगा? आप थंब को अपनी तरफ करिए और फिंगर्स को कर्ल करिए, तो देखिए कि वो लेफ्ट की तरफ जो है, जो भी पॉइंट है वहां पर डाउनवर्ड शो कर रही है। इसका मतलब P के लेफ्ट में, है ना। और इसी तरीके से Q के राइट में भी मेरे को समझ में आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन P और Q के बीच में क्या हो रहा है?
P और Q के बीच में देखिए P की वजह से कैसे आ रही है डायरेक्शन, P की वजह से आ रही है नीचे की तरफ और Q के वजह से भी आ रही है नीचे की तरफ। तो P और Q के बीच में तो मिलना पॉसिबल नहीं है, या तो P के लेफ्ट में होगा या तो Q के राइट में होगा ना, यही दो पॉसिबिलिटीज है। अब एक चीज देखिए यहाँ पर कि I1 जो है वो ज्यादा है, मतलब P जो है उसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। तो हमें यह समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, है ना। तो हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को सेम करना है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई तो चलिए दोनों में ही सेम आएगा, दोनों की वजह से सेम आएगा। अब मुझे ऐसा मेक श्योर करना है कि आई अपॉन डी दोनों के लिए सेम आए। तो जिसका आई ज्यादा है उसके लिए डी भी ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो मेंटेन हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बात? इसका मतलब पी पॉइंट जो है ना, जहां पर करंट ज्यादा है उससे दूरी भी क्या होनी चाहिए, उससे दूरी भी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर भी नहीं मिलेगा, बीच में तो खैर नहीं मिलेगा, क्यू के राइट साइड में मिलना चाहिए, क्योंकि क्यू जो है वो करंट में वीक है। तो अगर डिस्टेंस का फैक्टर उसे हेल्प कर देगा तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाए, बराबर आ जाए एज कंपेयर टू बिकॉज ऑफ पी, है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि क्यू से जो है एक्स डिस्टेंस दूर वो पॉइंट है। तो सिमिलरली हम लोग बोल देंगे कि पी से कितना दूर वो पॉइंट है, हम लोग बोल देंगे कि पी से वो पॉइंट दूर है एक्स प्लस डी। तो हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, I1 अपॉन एक्स प्लस डी शुड बी इक्वल टू I2 अपॉन एक्स। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा ये देखते हैं, x इंटू I1 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी इंटू I2। अब यहां पर I1 कितना था, I1 था 5 एम्पियर, राइट, हाँ, और I2 था 2 एम्पियर और D की वैल्यू 6 है। तो हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू x प्लस D कितना था, D था 6, राइट, और I2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 2 है। तो 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 12, है ना। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, यहां से आ गया 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि हमें, है ना, कहां जाना है, हमें जाना है Q से टुवर्ड्स राइट, और कितना दूर, 4 सेंटीमीटर फ्रॉम Q। दैट्स इट। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फिगर शोज अ स्क्वायर लूप मेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वायर। Find the magnetic field at the center of the square if a battery is connected between the points A and C। मतलब कि करंट बेसिकली A से एंटर कर रहा है और C से एग्जिट कर रहा है ना। तो अपने को ये चीज दिखाई दे रही है कि ऊपर ADC वाला रास्ता चाहे ABC वाला रास्ता, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो करंट का डिवीजन बिल्कुल बराबर होगा, अगर यहां से आई जा रहा है तो यहां से भी आई जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब देखिए यहां पर AD की वजह से फील्ड कैसी आ रही है, फील्ड आ रही है इनटू द स्क्रीन। और AB की वजह से कैसी आ रही है फील्ड, AB की वजह से आ रही है फील्ड आउट ऑफ द स्क्रीन। और AD और AB बिल्कुल आइडेंटिकल है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड AD की वजह से उतना ही मैग्नेटिक फील्ड AB की वजह से है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो ये AD और AB एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसी तरीके से DC को देखिए, ये और BC एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और जो बाहर की वायर्स है ना, ये तो बिल्कुल कैसी है, इसी लाइन के अलोंग है, जिसके कारण कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इनकी वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर है ये बात? तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि सवाल ओरली निपट रहा है और सारे के सारे वायर्स जो है ना, उनमें जिस तरीके से करंट जा रहा है उसके हिसाब से हम लोग देख पा रहे हैं कि AB इज कैंसिलिंग AD एंड DC इज कैंसिलिंग BC, और बाकी वायर्स की वजह से तो कोई फील्ड आ ही नहीं सकती। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर विल बी 0। चलिए बच्चों, तो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, पर यह बड़ा प्यारा सवाल है। अपने को दिया हुआ है यहाँ पर कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है ना, और ये एक सर्कल है ओवरऑल, जिसमें कि सिर्फ सेमी सर्कल वाले पोर्शन में क्या है, करंट है, और जो नीचे वाला जो सेमी सर्कल है वो एक्चुअली कुछ है नहीं, वहां पर वायर नहीं है ना, लेकिन उस नीचे वाले सेमी सर्कल पे एक पॉइंट P है जो कि सेंटर के ठीक नीचे है। क्लियर है? तो हमारे को इस P पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो चलिए सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है।
यहां पर मैं एक काम करता हूं, अगर मुझे सर्कल वगैरह दिखाई देता है तो मैं सोचता हूं कि एलिमेंट जो है वो थीटा और डी थीटा के हिसाब से लिया जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहां पर किसी एंगल थीटा पर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं ऑन दिस, है ना। तो देखिए मैंने किस तरीके से थीटा का इस्तेमाल किया है। मैं किसी थीटा एंगल पर गया और वहां से कितना आगे चला गया, डी थीटा और आगे, जिसके कारण मुझे एक आर डी थीटा लेंथ का एक एलिमेंट मिला करंट का, है ना, जिसकी लेंथ को मैं डीएल कह रहा हूं, जो कि आर डी थीटा के बराबर है। अब देखिए इसी का मैंने एक और यहाँ पर बड़ा सा डायग्राम बनाया है जिसमें पॉइंट पी यहाँ पर है, और मैंने क्या दिखा दिया, मैंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि ये एंगल थीटा है ना, और ये जो आर डी थीटा लेंथ का एलिमेंट था उसे मैंने यहाँ पर वेक्टर से आइडियल वेक्टर दिखाया है। अब इस आइडियल वेक्टर से मैंने क्या किया, एक आर वेक्टर बनाया इस पी पॉइंट पर, क्योंकि आपको याद होगा कि मुझे इस एंगल की तलाश रहती थी, सही बात है, और मुझे ये वाला जो एंगल है ये ढूंढना है कि आखिर कितना होगा। तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, बचपन में जो आपने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको मैं क्यू बोल देता हूँ और इसे मैं लेटर से कि एस बोल देता हूँ। तो आपको ये ध्यान होगा कि एंगल क्यू ओ एस वो क्या होता था, डबल होता था एज कंपेयर टू एंगल क्यू पी एस। तो इसका मतलब एंगल क्यू पी एस कितना हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, राइट। अब बच्चों आप आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, OS और OP बराबर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल को थीटा बाय 2 होना पड़ेगा। ओवरऑल एंगल 90 डिग्री था, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा बाय 2। मैं यही वाला एंगल क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझे ये ध्यान था कि बायोट-सैवर्ट लॉ में करंट एलिमेंट जो वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसके बीच का एंगल मुझे चाहिए होता था। समझ पा रहे हैं बात। तो अब हम लोग सिंपली dB बराबर लिख देते हैं, है ना। डायरेक्शन तो मुझे समझ में आ रही है कि डायरेक्शन कैसी होगी, डायरेक्शन होगी इनटू द स्क्रीन, राइट। क्योंकि जब मैं होल्ड कर रहा हूं वायर को तो P को मैं कैसे हिट कर रहा हूं, P को मैं इस तरीके से हिट कर रहा हूं सच दैट कि वो स्क्रीन के अंदर जाने की कोशिश कर रही है। बाकी आप आइडियल क्रॉस आर से भी देख सकते हैं कि फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इनटू द प्लेन। तो dB का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन ऑफ कितना एंगल लिख दे, एंगल अब हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। यही तो हम लोग करते थे, आर स्क्वायर लिख देते हैं यहां पर। अब बच्चों एक छोटी सी चीज और देख लीजिए, ये जो आर वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड को मैंने कितना कहा, आर कहा है, उसकी लेंथ एक्चुअली कितनी हो जाएगी। अगर रेडियस लेटर से कि कैपिटल आर तो दिया ही हुआ है, तो आर कॉस थीटा बाई 2, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये लेंथ आर कॉस थीटा बाई 2, ये लेंथ भी आर कॉस थीटा बाई 2। तो बेसिकली स्मॉल आर आ गया 2r कॉस ऑफ थीटा बाई 2, है ना। तो अब चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। dB को मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डीएल, कितना हो जाएगा, डीएल हो जाएगा आर डी थीटा, फिर क्या लिख दूं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा बाई 2। डिवाइड कितने से कर दे बच्चों, स्मॉल आर की वैल्यू है 2r cos थीटा बाई 2, तो वही मैंने यहां लिख दिया 2r cos ऑफ थीटा बाई 2, और इसका करना है अपने को होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, dB आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई, और ये कितना बन जाएगा 4r स्क्वायर, और बच जाएगा सिर्फ सेक ऑफ थीटा बाई 2, और आगे आ जाएगा डी थीटा। तो अब इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, लेकिन ये सोचिए कि थीटा कहां से कहां वेरी करना चाहिए। आइए सोचते हैं, अगर मुझे पूरे के पूरे एलिमेंट को कवर करना है ना, पूरा का पूरा ये जो करंट वायर है इसे कवर करना है, तो थीटा मुझे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ले जाना होगा। तो आइए यही काम करते हैं और लिमिट भरते हैं कहां से कहां तक की, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक की। यहां पर देखिए एक आर से एक आर कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली अपने पास क्या आ गया, dB का इंटीग्रेशन जो कि b हो जाएगा, वो कितना आ रहा है, म्यू नॉट आई अपॉन 16 पाई आर, और क्या है इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा बाई 2 डी थीटा, लिमिट है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक की, है ना। अब मैं आपको एक बात सिखा देता हूं यहां पर कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स ये होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अगर इंडेफिनिट है तो यहां पर आपको ध्यान होगा कि क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट एक लगाना पड़ता है। तो इसी के हिसाब से हम लोग अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास,
b will be equal to म्यू नॉट i अपॉन 16 पाई आर, ये तो एज इट इज है। अब यहाँ क्या भर देंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा बाई 2 प्लस टैन ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ पर हाफ का भी एक फैक्टर है तो डिवाइडेड बाय हाफ भी करना होगा, तो ये हाफ जो है ये ऊपर आ जाएगा, है ना, मतलब 2 बन जाएगा ये, तो ट्वाइस ऑफ दिस, और लिमिट क्या रख देंगे, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक, राइट। तो चलिए यहां से देखते हैं b कितना आ जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन 8 पाई आर। अब अंदर वैल्यू कैसे भरें, लॉग ऑफ कितना हो जाएगा ये, लॉग ऑफ सेक ऑफ 45 डिग्री, मतलब ये तो हो जाएगा रूट टू, और ये कितना हो जाएगा, टैन ऑफ पाई बाय 4, मतलब कि 1, रूट 2 प्लस 1। अब इसमें क्या और घटाएंगे हम लोग, माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक माइनस पाई बाय 2, है ना। तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये तो अभी भी कितना रह जाएगा, रूट 2 ही रह जाएगा। और क्या करना है, टैन ऑफ कितना हो जाएगा ये, माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब यहां पर तो एक फैक्टर आ जाएगा कितने का, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। तो हमारे पास बेसिकली ऐसा आ गया। अब चूंकि दोनों टर्म्स ही पॉजिटिव है इसलिए मॉड हटा सकते हैं, तो यहां से b कितना आ गया, म्यू नॉट i अपॉन 8 पाई आर, और क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया, बन गया सॉरी, लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ रूट 2 माइनस 1। इसको चलिए और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहां से आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 8 पाई आर लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1। रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो देखते हैं क्या आ जाएगा। यहां से आ जाएगा म्यू नॉट i अपॉन 8 पाई आर, डिनोमिनेटर तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1। तो इस हिसाब से हमारा फाइनल जवाब क्या हो गया, हमारा फाइनल जवाब हो गया म्यू नॉट i लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 पाई आर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, है ना। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का ये प्यारा सा लेक्चर खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली, अच्छे से रिवाइज करिएगा, और इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।